हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सभी के लिए आज के वीडियो में मैं ह्यूमन आई का जो पार्ट है लेकर आई हूँ। ठीक है, अभी तक के हमने देख लिया था ह्यूमन आई के पहले जितने भी रे डायग्राम्स थे ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑफ कॉन्केव लेंस। ओके, वी हैव कंप्लीटेड दैट। वी हैव सीन द साइन कन्वेंशंस, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, पावर क्या है, ये सब चीज़ें सारी की हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके सम्स भी करेंगे, बट ये थ्योरी पार्ट है। ठीक है, तो ये पहले कर लेते हैं। तो ह्यूमन आई स्टूडेंट्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चंस आते ही हैं ह्यूमन आई पे। ठीक है, और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बहुत सिंपल डायग्राम बनाने का कोशिश किया है, बिकॉज जो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स है दैट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ड्रॉ इन योर पेपर एंड ऑल्सो इन द नोटबुक। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट एज मच आई कैन डू। ओके, सो लेट्स सी पार्ट बाय पार्ट। वेरी ईजी, डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं सो दैट आपको सब कुछ अच्छे से विजिबल हो जाए। पहले तो आप ये थोड़ा सर्कुलर फॉर्म का बना दोगे, ठीक है ना। तो ये हमारी अंदर का आंख का ये अंदर का पार्ट है। ठीक है, ये मत समझना ये जो दिख रहा है ये है, नहीं, बाहर का पार्ट ये है। ठीक है, तो बाहर का पार्ट जो ये रेड आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द कॉर्निया। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द आई। ओके, उसके बाद एक डिवीजन दिख रहा है आपको, डॉटेड में मैंने बनाया है, वो है आइरिस। वो आइरिस के बीच में एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग प्यूपल बोलते हैं। और प्यूपल के बाद एक पार्ट है जो सब कुछ काम कर रहा है, हम आंखों से देख पा रहे हैं सब चीजें। ओके, यू कैन सी मी। ओके, वी कैन सी ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द लेंस। ये दिख रहा है ब्लू कलर का पार्ट, दैट इज द लेंस। एंड लेंस को किसने जकड़ के रखा है, किसने सपोर्ट करके रखा है? द ग्रीन पार्ट, सीलरी मसल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, सीलरी मसल्स जैसे लेंस में लगे हुए और बीच में लेंस है। ठीक है, तो लेंस के पहले कितने हो गए? सबसे आउटर पार्ट इज द कॉर्निया, देन कम्स द आइरिस। आइरिस के सेंटर में एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज प्यूपल। ठीक है, एंड देन आफ्टर प्यूपल के बाद क्या आता है? दिस ब्लू पार्ट, दैट इज द लेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं हम लोग, वही करता है लेंस। अभी आपको इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेंस को सपोर्ट किसने किया हुआ है? सीलरी मसल्स। अंदर का इनर लाइनिंग आपको दिख रहा है ब्लू कलर, राइट। सो दिस इज द रेटिना स्टूडेंट्स, दिस ब्लू कलर, ये रेटिना है। वो एक्चुअली जहां पे इमेज बनता है वो जगह है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो बाहर है, आंख के बाहर ऑब्जेक्ट जो भी हमें दिखता है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का इमेज आंख के अंदर जो बनता है, कहाँ बनता है? व्हाट इज द प्लेस वेयर दैट इमेज इज फॉर्म्ड? द प्लेस इज द स्क्रीन ऑफ द आई, दैट इज द रेटिना। और ये फिर रेड कलर का पार्ट आपको जो दिख रहा है दैट इज ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है? ऑप्टिक नर्व क्या करता है? देखो, इमेज यहाँ पे बना, सपोज ये हमारा आंख है। ठीक है, अब मेरे सामने जो भी है चीज वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब वो चीज मैं कैसे देख पा रही हूँ? अगर ये लेंस इमेज बनाता ही नहीं तो हम सब चीजें देख ही नहीं पाते स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? ये जो लेंस आपको क्या दिख रहा है, ये किस टाइप का लेंस दिख रहा है? कॉन्वेक्स दिख रहा है, कॉनकेव दिख रहा है? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स है, कॉनकेव तो कोई बोलेगा नहीं, इतना तो शेप सबको पता है, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है? कॉन्वर्ज करता है, राइट। और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसे टाइप का इमेज बनाता है स्टूडेंट्स? कैसे टाइप का इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स, एक्सेप्ट इन वन केस हमेशा कैसे टाइप का इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। तो बस वही चीज याद रखो, हमेशा सपोज इस आंख के सामने मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये इसके रेज, ठीक है, इसका जो लाइट है तो इसके रेज जाएंगे अंदर, कॉन्वर्ज होगा और इमेज फॉर्मेशन स्क्रीन पे होता है। दैट स्क्रीन इज कॉल्ड एज द रेटिना। इमेज फॉर्मेशन होगा, लेकिन इमेज बनेगा कैसे? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है मतलब एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट है वहां पे, ठीक है। इन्वर्टेड, लेकिन हमको कोई चीज इन्वर्टेड दिखती है क्या? नेवर। वो चीज हमेशा जो जैसी है वैसी ही दिखती है। वो कैसे होता है? जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ बना है ना स्टूडेंट्स, उस इमेज को जो रेटिना है वो क्या कर देता है? उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि इमेज तो व्हाट्सएप तो नहीं है कि इमेज का फोटो व्हाट्सएप में हम ब्रेन को सेंड कर देंगे, सही बात है ना। अब रेटिना के पास तो व्हाट्सएप नहीं है या इंस्टाग्राम नहीं है कि ये लोग कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, या कॉल भी नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते हैं? अब रेटिना ने बना दिया इमेज, ठीक है। अब हमको देखना है उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो सामने है, ठीक है। लेकिन हमें कैसे समझता है कि अगर मैं सामने हूं, ठीक है, तो अरे ये चेयर है, ये टेबल है, ये कबर्ड है, ये बेड है, ये सब चीज़ें हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जब हम बच्चे थे ना, जब छोटे रहते हैं, ठीक है, हमको बताया जाता है ना, राइट, कि देखो दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, ओके। तो हमारा ब्रेन क्या करता है?
हमारा ब्रेन क्या करता है, उस इमेज का जो फोटो है वो यहाँ स्टोर कर देता है। तो व्हेनेवर वी कम अक्रॉस द सेम थिंग वापस से, है ना, अभी वापस से हम बचपन में अगर जैसे जैसे हमारा मेमोरी ब्रेन पावर डेवलप होते जोते जाता है हमारा ब्रेन, वैसे वैसे बच्चों को कभी ध्यान में देखो वो लोग पहचानने लगते हैं चीजें, अपने जो खिलौने रहते हैं वो उठाने लगते हैं। कैसे? बिकॉज एट द फर्स्ट अटेम्प्ट आई ने, जो हमारा ह्यूमन आई है, वो उस इमेज को वो बना लेगा, ठीक है। तो जैसे ही रेटिना पे इमेज बन जाता है जो कि रियल और इन्वर्टेड रहता है, उल्टा, तो उस उल्टे को सीधा कौन करता है भाई? ब्रेन करता है। लेकिन रेटिना में जो इमेज बना है वो ब्रेन तक लेके कौन जाता है भाई? कोई तो लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप नहीं है, यू कांट कॉल द ब्रेन एंड टेल कि देख भाई मैंने एक इमेज बनाया है, ठीक है, मैं तेरे को वो भेज रही हूँ, ठीक है, तो तू बता देना फिर कैसा, कौन सा इमेज है वो, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। तो रेटिना में जो इमेज बनता है, रेटिना कन्वर्ट्स दैट इमेज इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद अब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लेके कौन जाएगा? ऑप्टिक नर्व। दिस इज द मैसेंजर, वो इधर से पहुंचाने का काम करता है, दैट्स इट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स है ऑप्टिक नर्व लेकर जाता है ब्रेन तक, देन ब्रेन एनालाइजेस द इमेज, ठीक है। वो चेक करता है क्या मैंने ये इमेज पहले भी देखा हुआ है, क्या ये मेरे डेटाबेस में स्टोर्ड है ये इमेज ऑलरेडी। अब बच्चे मम्मी पापा को कैसे पहचान लेते हैं? पहले दिन तो नहीं हुआ, मम्मी करके नाश्ते तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो पहले दिन तो सब उनके लिए मतलब नया ही होता है, बिकॉज दे आर लुकिंग इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर जस्ट कैप्चरिंग द इमेजेस एंड एनालाइजिंग थिंग्स। तो जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो उसको समझ जाता है भाई कि ये मेरे मतलब मेरे लोग है ना, मैं इनको पहचानता हूँ। अब कभी भी बच्चा अगर उनको कहीं भी देखे, तो अगर कोई अनजान के पास हो तो फट से वहां चले जाता है। तो ऐसी चीजें होती है ओनली बिकॉज ऑफ आवर आई एंड आवर ब्रेन, है ना। तो ब्रेन क्या करता है, अब ऑप्टिक नर्व ने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेके गया, ब्रेन को दे दिया, ब्रेन ने एनालाइज किया, ब्रेन देखता है कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज दिस, तो वो इन्वर्ट को फिर वो सीधा करता है, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज था उसको सीधा करेगा, फिर सीधा करके वो हमें दिखता है, ठीक है। ब्रेन एनालाइज करता है, वो सीधा करता है इमेज को, ठीक है। नहीं तो सब चीजें हमको उल्टी ही दिखती, जैसा आई इमेज बना रहा है, हमारा ये जो लेंस जैसा भी इमेज बना रहा है रेटिना पे, तो हर इमेज वैसे ही दिखेगा हमें। बट ऐसा नहीं होता है, वो ब्रेन एनालाइज करता है, तब हमें समझता है कि ओ दिस इज द दिस इज दैट, तो हमें समझता है। तो बुक भी हमें उल्टा है, मैं भी तुम लोग को उल्टी ही दिखती फिर ऐसे, है ना। तो ऐसे नहीं होता। सोचो, ऑल दिस प्रोसेस हैपेंस इन माइक्रो सेकेंड्स, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते कितने सेकंड में हम पहचान लेते हैं। हम जा रहे हैं, अगर सडनली मतलब चल रहे हैं और कुछ आ गया तो हमें दिख जाता है ना। ऐसा है कि अच्छा कुछ आया तो कॉन्वर्ज होगा, कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वर्ज होगा रेटिना पे, इमेज बनेगा, रेटिना ऑप्टिक नर्व को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व को देगा, ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन एनालाइज करेगा और फिर हम पहचानेंगे अरे रास्ते पे तो कुत्ता आ गया, हम काट लेगा। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सो दीज फंक्शंस, तो आप सोचो कि आई प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इवन द ब्रेन, बोलते हैं ना ब्रेन अगर गया तो खत्म, आपका सारा पूरे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यही है वो जो सबको सिग्नल्स भेजता है, सबको ऑर्डर देता है, सबको बताता है कि तुम्हारा काम क्या है, तुमको करना क्या है, ठीक है। बाकी लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, मेन बॉस यही है भाई। बॉस जब तक आपको बताएगा नहीं आपको करना क्या है, आपको समझेगा नहीं, ठीक है। तो बस ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इज इट क्लियर द ग्लांस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, समझ गया, ठीक है। तो अब कुछ फंक्शंस है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आई हैव जस्ट नोटेड हियर, नो नीड टू कॉपी इट, ठीक है, नो नीड टू कॉपी इट, टेक योर टेक्स्ट बुक, ओके। द पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 86 कंटेन्स एवरीथिंग, ठीक है ना। तो मैंने बस वहीं से पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको ऐसे नहीं लिखना, और ऐसे तो बिल्कुल पेपर में लिखना ही नहीं क्योंकि कोई मार्क्स नहीं देगा, समझ में आ रहा है। तो आपको इलैबोरेट करके हर एक चीज़ लिखना है। यू मार्क द पॉइंट्स ऑन योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज अभी अगर लिखना है तो लिख लो, नो डाउट, बट बेटर है कि आप मार्क कर लो और अपने ओन वर्ड्स में ही सारा इलैबोरेट करो, ऐसे का ऐसे मत लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉर्निया, इट इज कॉल्ड एज द वेरी थिन ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है। बहुत ही पतला लेयर होता है कॉर्निया, ठीक है। फिर ये करता क्या है कॉर्निया का फंक्शन, द फंक्शन ऑफ कॉर्निया इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड एट कॉर्निया।
समझ में आया? इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्रैक्शन हमारा लेंस में हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट कहाँ रिफ्रैक्ट हो गया? कॉर्निया पे ही रिफ्रैक्ट हो गया। तो मतलब जो बचा कुचा पार्ट रहेगा वो ये लेंस पे आके रिफ्रैक्ट होगा, या तो अभी देखो कॉन्वर्ज होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्केव होता तो डाइवर्ज होता। तो कॉर्निया क्या करता है, इंसिडेंट रे का जितना मैक्सिमम पार्ट वो रिफ्रैक्ट कर सकता है वो कर देता है रिफ्रैक्ट, ठीक है। तो बस यही है उसका फंक्शन। नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस इज दी डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के जस्ट पीछे एक स्क्रीन है, डार्क फ्लैशी, ठीक है, स्क्रीन बिहाइंड कॉर्निया। अब इसका फंक्शन क्या है मैं बताती हूँ। अब सबके देखो बहुत लोगों के कलर्स अलग अलग होते हैं, मेजॉरिटी ब्लैक होता है आँख का कलर, बहुत लोगों का ब्राउन होता है, किसी का हल्का ग्रे, फॉरेनर्स का होता है ग्रे एंड ब्लूइश, इंडियंस का मोस्टली ब्लैक एंड ब्राउन होता है ना। तो किसी किसी का थोड़ा अलग कलर होता है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द आइरिस। समझ में आ रहा है? आइरिस के वजह से वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्यूपिल। प्यूपिल क्या है भाई? मैंने जैसे बोला प्यूपिल इज अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। अंडरस्टूड? प्यूपिल क्या करता है, ये अपना डायमीटर कभी कभी चेंज करता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है कब बड़ा होता है। कैसे? देखो, अगर देखो लाइट एकदम जोर का आंख पे पड़ रहा है तो हमारी आंखें से छोटी हो जाती है ना, हम लोग इसे छोटे आंख कर लेते हैं, है ना। तो जब मतलब लाइट बहुत जोर का आंख में पड़ रहा है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, तो आंख ऐसे अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है। छोटा होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो आंख तो ऐसे बाहर का दिख रहा है लेकिन अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्यूपिल, ओके, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड अगर कोई लाइट एकदम डिम है ना, इतना जोर का कुछ नहीं पड़ रहा है हम, तो उसके बाद प्यूपिल क्या कर देगा, अगर कोई भी लाइट एकदम डिम है एंड जोर का कुछ लाइट हम पे पड़ ही नहीं रहा है तो प्यूपिल रिलैक्स करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो रिलैक्स करता है। समझ में आया? ऑब्वियसली जोर की पड़ रही है तो वो नहीं चाहता कि मतलब इतना लाइट आंख के अंदर जाए, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और ज्यादा लाइट अंदर आपके आंख को डैमेज ना करे, इसीलिए प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है खुद को। तो क्या है, प्यूपिल इज अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द आइरिस व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग द डायमीटर। डायमीटर मतलब अभी ये सर्कल है तो ये अपना डायमीटर, अगर छोटा लाइट बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो डायमीटर कम हो गया। लाइट नहीं, एकदम नॉर्मल लाइट है तो वो नॉर्मल रिलैक्स मोड में रहता है। समझ में आ रहा है? तो बस अपना डायमीटर वो चेंज करते रहता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट एक्टिंग ऑन द आई, है ना। और उसका फंक्शन क्या है, इट अलाउज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। It allows, or you can say it decides, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, it controls, you can write it controls the amount of light entering the eye, ठीक है। वही कंट्रोल करता है, ज्यादा लाइट वो जाने नहीं देता है क्योंकि अंदर का पार्ट डैमेज ना हो जाए। अंदर मेन चीजें हैं, अंदर मेन लेंस है, आपका लेंस खराब हो गया तो आपका कॉन्वर्ज होगा नहीं ऑब्जेक्ट का रे ऑफ लाइट और आपका इमेज बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो डैमेज नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे कॉर्निया बैठा है, फिर आइरिस है एंड देन प्यूपिल है, ठीक है। तो प्यूपिल ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग द डायमीटर डिपेंडिंग ऑन द लाइट एक्टिंग ऑन दी आईज, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स द अब्जॉर्प्शन और द अमाउंट ऑफ लाइट टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द आई। कम ही लाइट वो ट्रांसफर करता है अंदर, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब क्या होता है, जैसे मैंने कहा, इफ लाइट फॉलिंग इज वेरी ब्राइट देन प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ लाइट फॉलिंग इज डिम देन प्यूपिल रिलैक्सेस, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस, मेन पार्ट क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज एक्चुअली अ डबल कॉन्वेक्स या नॉर्मल कॉन्वेक्स, हमने पढ़ा था ना नाम, डबल कॉन्वेक्स या नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस भी वन एंड द सेम। तो डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेंस है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये भी एलोंगेट होगा, ये भी खींचता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स करता है, डिपेंडिंग कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट किधर है। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या करता है, ठीक है। और रेटिना, ऑब्वियसली मैंने कहा इट इज अ स्क्रीन इन द आई, इट इज द प्लेस वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, हाँ, रेटिना में आप फंक्शंस ये भी लिखोगे कि इट इज द प्लेस वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एंड इट आल्सो आफ्टर फॉर्मिंग द इमेज इट कन्वर्ट्स द इमेज इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ऑप्टिक नर्व, it carries the electric signals from the retina to the brain. Now brain analyzes the signal and then we हम लोग पहचान लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, डायग्राम अच्छे से नीट लेबल डायग्राम बनाना है। यहाँ पे स्पेस की कमी थी इसीलिए कभी भी लेबलिंग वन साइडेड ही रखो स्टूडेंट्स,
everyone should always remember कि लेबलिंग हम लोग वन साइड ही रखते हैं, ठीक है। कभी ऐसा खचुम्बर मत बना दो एकदम गोला, कोई भी एक साइड ही करो, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है, ये पॉइंट्स ऐसे डिट्टो मत लिखो, आप अपने ओन वर्ड्स में इलैबोरेट करो, टेक दी हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, इलैबोरेट करो, लिखो, ठीक है, या तो मार्क करो, कैसे भी करो, बट अच्छे से प्रिपेयर कर लो आंसर। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम हो ज़्यादा हो तो क्या होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 87 में, ठीक है, एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। नाम से डरो मत, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है आपको अभी समझेगा, रुको। तो पहले हम लोग एक केस कंसिडर करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है, ठीक है, बहुत दूर है एक ऑब्जेक्ट, उसको हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब सपोज आपके घर से एक सामने बिल्डिंग देख रहे हो आप, ठीक है, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो उसको हम लोग जब देखते हैं ना, जब दूर की चीज़ों को हम देखते हैं ना, तो तब क्या होता है पता है, लेंस पे ना ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब दूर की चीज़ों को देख रहे हो तो आप आराम से देखोगे। तो लेंस आपका जो है, जो ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ये रिलैक्स करता है, ठीक है, ये सीलरी मसल्स उसको खींचता है और वो रिलैक्स करता है, ठीक है। तो रिलैक्स करेगा, अगर इसी लेंस को मैंने खींच लिया, रिलैक्स किया, ठीक है, रिलैक्स मतलब खींचना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे प्रेस करना, इसको अगर खींचा तो लेंस क्या हो जाएगा, जो इतना मोटा रहेगा कि अगर मैंने खींच लिया तो थिन हो जाएगा। तो बस जब whenever we see distance objects at a distance or at a very large distance, then our lens relaxes, ठीक है। तो जो अपना थिकनेस हो जाता है लेंस का, वो भी थिन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोकल लेंथ याद है किसी को, पहले लेक्चर्स में मैंने बताया, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस टू द डिस्टेंस व्हाट, जहां पे अपना जो इंसिडेंट रे है कॉन्वर्ज होता है जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस इज फोकल लेंथ। समझ में आया? तो अब वो जो फोकल लेंथ है, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लेंस एकदम रिलैक्स कर रहा है, तो वो कॉन्वर्ज भी वैसे ही करता है, एकदम दूर जाता है, ठीक है। तो इमेजिन करो अगर लेंस हमने बड़ा बनाया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बनाया है, लंबा बनाया है, थिन है, तो अपना जो फोकल लेंथ है वो कॉन्वर्ज करने का जो उसका डिस्टेंस रहेगा वो भी बढ़ जाता है, तो फोकल लेंथ अपना जो है इंक्रीज हो जाता है। वो प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी, बट हियर वी कांट डू एनीथिंग। तो जस्ट आप सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट एक बहुत दूरी पे है, ठीक है, एकदम दूर है, हम ट्रेन से जा रहे हैं अपने गांव और दूर दूर के सब बिल्डिंग्स और घर ऐसे सब दिखते हैं, तो वो बहुत दूर है, तो वो सब चीज़ें हमें दिखती कैसी हैं, तो लेंस तब रिलैक्स करता है, ठीक है, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया? अगर कोई ऑब्जेक्ट को एकदम पास लेकर आ जाओ तो क्या करेंगे, इतना पास लेकर आ जाओ किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमारा लेंस फट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उस पर जोर पड़ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो अब वही लेंस जो थिन था, अब वो क्या हो गया, थिक हो गया, मोटा सा हो जाएगा, है ना, तो वो थिक हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही छोटा हो गया, तो अब सोचो वो कॉन्वर्ज भी वैसे ही इतना कम डिस्टेंस में कॉन्वर्ज करेगा, तो उसका फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? थोड़ा इमेजिन करो, जब हमने लेंस को खींचा, थिन जरूर हुआ लेकिन बड़ा हो गया, तो फिर क्या हुआ कि कॉन्वर्ज ऐसे हुआ कि फोकल लेंथ आपका इंक्रीज हो गया। और जब एक नियर ऑब्जेक्ट एकदम नियर लेकर आ जाते हो आप, तो फिर वो लेंस कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपका जो फोकल लेंथ कब ज्यादा था तब अब कम हो गया। समझ में आया? इज इट क्लियर? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? लेंस कर क्या रहा है भाई, अपना फोकल लेंथ वो चेंज कर रहा है डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट्स जो हमको सामने दिख रहे हैं ना भाई। दूर है तो चलो मैं आराम करूंगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होने वाला है, मैं आराम से कॉन्वर्ज करूंगा और फोकल लेंथ बढ़ने वाला है, ठीक है। अब अगर तुम पास में लाके दिखाओगे कोई चीज तो मैं फट से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूं और मेरे कॉन्ट्रैक्ट होते ही फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये द इंक्रीज एंड द डिक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू आर नीड, है ना। दिस इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस, the capacity, किसका कैपेसिटी है, लेंस का, the capacity of the lens to change its focal length depending on the objects, है ना, depending on the distance of the objects is called the power of accommodation। समझ में आया? तो बस यही लिखा है मैंने यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट एट लास्ट डिस्टेंस रहता है तो लेंस क्या करता है, रिलैक्स करता है, मतलब थिन हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पास में है तो लेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फोकल लेंथ डिक्रीजेस।
और एक चीज, एक नियर पॉइंट और फार पॉइंट एक कंसेप्ट है, मतलब एक डिस्टेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। मैंने सपोज बुक लिया है ऐसे, ये मेरा हाथ है सपोज, एक मिनिमम डिस्टेंस होगा कि मुझे हाथ देखते वक्त मुझे स्ट्रेस नहीं पड़ रहा मेरे आंखों पे, तो दैट डिस्टेंस और दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट। मतलब हर नॉर्मल आई, मैं नॉर्मल आई की बात कर रही हूँ, जिसको चश्मा लगा हुआ है, जिसको कुछ प्रॉब्लम है आंखों में, उनके लिए नहीं, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल आई की बात कर रही हूँ, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को चश्मा नहीं लगा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए जो पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस की, जिससे आप उसके आंखों को स्ट्रेस ना हो, वो आराम से एक चीज इतने डिस्टेंस में पढ़ ले, तो वो जो डिस्टेंस है वो पॉइंट, उसको बोलेंगे नियर पॉइंट। तो वो क्या है नियर पॉइंट? एक नॉर्मल आई का इट इज ऑलवेज 25 सेंटीमीटर। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई टू रीड एनीथिंग और टू सी द ऑब्जेक्ट्स? इट इज 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे या तो फिर बोलेंगे नियर पॉइंट, ठीक है। अब फार पॉइंट क्या होगा फिर? मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस की ह्यूमन आई आराम से देख ले, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है उसको, दैट इज इन्फिनिटी। ऐसा कोई डिस्टेंस स्पेसिफिक नहीं है, समझ में आया? लेकिन ये डिस्टेंस चेंज हो जाता है जब हमारे आंखों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, ये हम लोग आगे देखेंगे, द ह्यूमन आई डिजीजेस, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिजीज होती है ह्यूमन आई में, ठीक है। तो उसके वजह से ये डिस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिजीजेस एसोसिएटेड विथ ह्यूमन आई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड जो बाकी का कुछ छोटा पार्ट है एप्लीकेशंस का, वो भी देख लेंगे। सो आई होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर एवरी वन ऑफ यू। नहीं समझा है तो प्लीज़ लिख लेना जो भी मैंने लिखा था, और आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 86 एंड 87 पेज नंबर आप लोग पढ़ लो, क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। इमेजिन ज़्यादा करो, ठीक है। इसमें यहाँ पे रे डायग्राम्स हम कर नहीं सकते हैं, तो इमेजिनेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। कुछ भी दिक्कत है, कोई डाउट है तो प्लीज़ डू आस्क, ओके। एंड डोंट टेक टेंशन, स्टडी करते रहो, मज़े करो, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, ओके। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन।